और तो अब दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर दी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। इसमें हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे दोज विल बी दी इंटरवेंशनल स्टडीज़, ठीक है। हमने पिछले वीडियोस में ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ को डिस्कस किया है। ऑब्जर्वेशनल इसमें हम लोग कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं करते, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव थी, एनालिटिकल थी। डिस्क्रिप्टिव के फिर केस रिपोर्ट था, केस सीरीज़ था, क्रॉस सेक्शनल था। एनालिटिकल में क्रॉस सेक्शनल भी आ सकता है, केस कंट्रोल आ सकता है, कोहॉर्ट आ सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरवेंशनल स्टडीज़ पर अब हम लोग आते हैं। इंटरवेंशनल स्टडीज़ वो होती हैं जिसमें जो रिसर्चर होता है ही हैज़ कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। रिसर्चर के पास कंट्रोल होता है वेरिएबल्स के ऊपर। इसका क्या मकसद है कि किसी भी बंदे को कोई ड्रग देना, कोई भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो मैं एक ग्रुप को कोई ड्रग दे रहा हूँ जो नई ड्रग है, उसका मुझे इफेक्ट टेस्ट करना है, दूसरे को मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे कंट्रोल के अंदर है ये, सही है। तो ऐसी कोई स्टडी जिसमें मैं ऐसा कोई काम करूँ जिसमें मेरे कंट्रोल के अंदर हो, किसी का ड्रग मिलना वगैरह जो भी है, एक्सपोजर होना या फिर कोई थेरेपी मिलना, ये सारी चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, सही है। ये हम लोग क्यों करते हैं? ये हम लोग, एक तो सबसे पहला रीज़न इसका क्या है कि ये हमें एविडेंस देता है ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड डिजीज़, ठीक है। दूसरा ये हम क्यों करते हैं? टू इवेल्युएट थेरेपी अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है, कि वो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी अगेंस्ट डिजीज़, सही है। तो ये दो रीज़न्स हैं यूजुअली जिसकी वजह से हम लोग कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के दो टाइप्स हैं, देयर इज़ रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एंड नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। अब रेंडमाइजेशन एंड नॉन रेंडमाइज का क्या मकसद होता है यूँ है कि जब भी हम लोग बिलफर्स मैंने 100 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स लिए, ठीक है। अब मुझे अपनी ड्रग टेस्ट करनी है एक, बिलफर्स उस ड्रग का नाम है ए, सही है। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों के दो अलग ग्रुप्स बना दूँगा, 50 एक में होंगे, 50 दूसरे में होंगे। एक ग्रुप को मैं अपनी ड्रग दूंगा, दूसरे को मैं अपनी ड्रग नहीं दूंगा, कोई रैंडम ड्रग दे दूंगा या फिर कुछ भी नहीं दूंगा, यूजुअली रैंडम कोई और जेनेरिक ड्रग दे देते हैं, ठीक है। फिर मैं उनका फॉलोअप करूँगा, फिर मैं रिजल्ट्स देखूँगा कि भाई मेरा ग्रुप और जिसने रैंडम ड्रग लिया, कोई और ड्रग ली, उनका ग्रुप, उन दोनों के ब्लड प्रेशर में कितना डिफरेंस आया, सही है। ये यूजुअली हम लोग स्टडी ऐसे करते हैं ये। तो अब इसमें क्या, पहली चीज़ हमने क्या की कि हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमारी स्टडी पॉपुलेशन को। जो 100 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स मैंने लिए थे उसको 50-50 में डिवाइड किया था मैंने। अब वो डिवीज़न जो मैंने की, या तो दो चीज़ें हो सकती, या तो मैंने वो डिवीज़न रैंडमली की, लॉटरी मेथड से, जो भी मेथड हो, मैंने रैंडमाइजेशन की उसमें, कि मैंने अपना कोई बायस नहीं डाला उसमें, सही है। तब वो कहलाएगा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। दिस मीन्स कि स्टडी पॉपुलेशन या फिर पार्टिसिपेंट्स एलोकेटेड टू थेरेपी ग्रुप प्योरली बाय चॉइस या फिर प्योरली बाय रैंडमाइजेशन या फिर प्योरली बाय रैंडम चॉइस, जो भी बोलना चाहो, सारी चीज़ें एक ही हैं, सही है। तो उसको हम रैंडमाइजेशन कहेंगे, मतलब कि वो उसका जो चांस था कि वो मेरा ड्रग ले या फिर वो किसी और का ड्रग ले, इट वॉज प्योरली बाय चॉइस, सही है। मैंने इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की। इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन बायस होता है, वो मिनिमाइज़ हो जाता है। ऐसे अगर ये मैं नहीं करता तो फिर मैं सारे लाइक जिनके प्रोग्नोसिस अच्छी है सारे वो पेशेंट्स अपने पास ले लेता, बाकी दूसरे वाले को दे देता, तो फिर ऑब्वियसली बायस रिजल्ट आ जाता, सही है। फिर हमारे पास नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है। नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये नहीं होता,
सही है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस वजह से ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। बेस्ट मेथड या फिर नंबर 1 मेथड ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ एनी थेरेपी या फिर रिस्क फैक्टर इज दी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्रिवेंटिव ट्रायल्स होते हैं, रिस्क फैक्टर के ट्रायल्स होते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग आते हैं कि स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग ए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के कौन कौन से स्टेप्स हैं इन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब वो मैंने थोड़ा सा पहले इसमें ब्रीफली डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी इसका प्रॉपरली कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन करना, कि आप क्या क्या करने वाले हो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसमें आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी पता हो, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया पता हो कि स्टडी में आप किस बंदे को लोगे। अगर मैं हाइपरटेंशन के बंदे को ले रहा हूँ तो फिर मुझे पता हो कि हाइपरटेंशन कितनी हो उस तब मैं लूँ, 130 भी चलेगा या 140 से ऊपर हो सिस्टोलिक, या फिर 150 से ऊपर सिस्टोलिक हो तब, ठीक है। तो फिर ये सारा मुझे देखना पड़ेगा, उम्र कितनी हो वगैरह। देन सैम्पल साइज़, ये भी हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर प्रोसीजर या मेथडोलॉजी जो भी है उसकी, वो भी हमें सारा का सारा पता होना चाहिए। ये सारा प्रोटोकॉल में आएगा। फिर हम लोग अक्सर कभी कभी इसमें पायलट स्टडी भी करते हैं। पायलट स्टडी क्या होता है कि मेन स्टडी होने से पहले एक छोटी सी स्टडी होती है जिसमें हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई जो भी हमने प्रोटोकॉल बनाया है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं है इसमें। रादर देन कि हम पूरी स्टडी शुरू करते हैं फिर उसमें मसला आना शुरू हो जाए, फिर स्टडी बंद करनी पड़े, फिर सही करना पड़े। छोटी सी स्टडी लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से मसला है, फिर हम लोग बड़ी स्टडी करते हैं। सही है। तो वो छोटी स्टडी जो है उसका नाम पायलट स्टडी है, तो ठीक है। देन हमारे पास दूसरा काम आता है सेलेक्टिंग द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हमारे पास एक होती है रेफरेंस पॉपुलेशन, दूसरी होती है स्टडी पॉपुलेशन या फिर एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन। रेफरेंस पॉपुलेशन वो जनरल पॉपुलेशन का हिस्सा होती है जिसके बारे में हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। बिलफर्ज अगर मैंने हाइपरटेंशन के बारे में करना है तो वो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं सारी दुनिया के, वो मेरे रेफरेंस पॉपुलेशन है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मेरा जो ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो फिर जो भी उसका रिज़ल्ट आया ना वो उन पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जा सकता है, तो वो मेरी रेफरेंस पॉपुलेशन होगी। एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन वो हैं जो रेफरेंस पॉपुलेशन से निकलेंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे इनटू दी एक्सपेरिमेंट, सही है। एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उनको कंसेंट देना चाहिए टू बी पार्टिसिपेट इन दी स्टडी, चाहिए, तो इन्फॉर्म कंसेंट हो। दूसरा ये कि दे शुड रिप्रेजेंट रेफरेंस पॉपुलेशन। ऐसे नहीं कि मैं हाइपरटेंशन के बंदों को एज अ रेफरेंस पॉपुलेशन ले रहा हूँ लेकिन जो मेरे एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन है उसमें किसी का हाइपरटेंशन ही नहीं है, तो आई नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट, ठीक है। एंड देन थर्ड ऑफ ऑल वो एलिजिबल हो फॉर द ट्रायल। तो ये हमारे पास स्टेप 2 आ गया, सेलेक्टिंग द पॉपुलेशंस। देन थर्ड स्टेप इज दी रैंडमाइजेशन, जिसमें हम लोग इस एक एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन को स्टडी ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। स्टडी ग्रुप वो जिसको हमारा मेरा वाला ड्रग जो था हाइपरटेंशन का वो मिलेगा, या फिर जिसको हम लोग बेसिकली उसमें वेरिएबल चेंज करेंगे वो। एंड देन कंट्रोल ग्रुप जिसमें हम लोग नहीं करेंगे, सही है। देन वी हैव इंटरवेंशन। इंटरवेंशन बेसिकली मीन्स कि वो वेरिएबल का चेंज करना, सही है। either applying or withdrawing a causal factor, okay. Then we have follow up and then we have assessing the outcome, कि भाई आया कि फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में 2 तरीके के स्टडी डिज़ाइंस होते हैं। होते तो वैसे बहुत हैं लेकिन बढ़ाए 2 गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक होता है कंकरेंट, दूसरा होता है क्रॉसओवर।
सही है। इसमें क्या होता है, कंकरेंट में क्या होता है कि वन ग्रुप को ट्रीटमेंट मिलती है और दूसरे को नहीं मिलती है। तो स्टडी ग्रुप को ट्रीटमेंट मिलेगी, कंट्रोल ग्रुप को नहीं मिलेगी। सही है। क्रॉस ओवर में क्या होता है कि वन ग्रुप को ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है, स्टडी को बिल्कुल ट्रीटमेंट मिल रही है, एंड देन एक को क्या मिलेगा, प्लेसिबो मिलेगा, नकली ड्रग मिलेगा, ऐसे ही ग्लूकोज खिला देंगे वगैरह जो भी है, ठीक है, कंट्रोल को वो। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब इनका क्रॉस ओवर कर देते हैं। जो पहले वाला स्टडी ग्रुप था उसको अब हम लोग प्लेसिबो दे देंगे, एंड देन जो कंट्रोल ग्रुप था उसको अब हम ड्रग दे देंगे। इससे क्या होता है कि जेनेटिकल वेरिएशन जो या फिर नेचुरल वेरिएशन जो बंदों में होती है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है। सही है। तो पहले हमने क्या किया कि ए ग्रुप को बिल्कुल, एक ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ठीक है, ए को हमने ड्रग दी, बी को प्लेसिबो दिया। फिर 6 महीने तक हमने फॉलोअप किया। फिर हमने क्या किया कि बी को ड्रग देना शुरू कर दी, ए को प्लेसिबो देना शुरू कर दिया। फिर से 6 महीने तक फॉलोअप कर दो। सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके दो स्टडी डिज़ाइन आ गए, एक कंकरेंट एंड देन दूसरा क्रॉस ओवर। फिर हमारे पास दूसरा आता है नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। ये हम तब करते हैं जब हम लोग रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू एनी एथिकल रीज़न, ड्यू टू एनी फाइनेंशियल रीज़न, ड्यू टू एनी अदर रीज़न के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 किस्म के ट्रायल्स आते हैं। एक होता है अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स, जिसमें हमारे पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ स्टडी ग्रुप होता है। हम लोग ये तब करते हैं जब हमें क्या करना हो, या तो हमें किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट देखना हो, या तो हमें किसी भी ड्रग की थेरापीटिक वो देखनी हो, एफिशिएंसी या एफिकेसी देखनी हो किसी भी ड्रग की, कि वो आया कि वो डिज़ीज़ को क्योर कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। यूजुअली ये 2 चीज़ें होती, तीसरा भी एक था वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मेनली ये 2 चीज़ें होती हैं। तब हम लोग अनकंट्रोल ट्रायल्स करने होते हैं, ठीक है। देन वी हैव बिफोर एंड आफ्टर कंपेरिजन, ठीक है। तो मैंने एक ग्रुप लिया, उनको ड्रग्स हाइपरटेंशन का वो दिया, ड्रग दिए, बिफ़ोर उनका कितना था एंड देन आफ्टर उनकी ब्लड प्रेशर की लेवल्स कितनी थी। तो ये बिफ़ोर एंड आफ्टर उसी बंदे का मैंने देख लिया। सही है। बिफ़ोर एंड आफ्टर में भी हमारे पास 2 आते हैं, विदाउट कंट्रोल होता है एंड देन विथ कंट्रोल होता है। सही है। विदाउट कंट्रोल एंड विद कंट्रोल में ये होता है कि हम लोग एक अलग से एक ग्रुप रखेंगे जिसको हम लोग ड्रग नहीं देंगे, उसको बस हम ऐसे रेफरेंस रख रहे हैं कि नॉर्मली बंदों में ये था, जो मेरे ग्रुप से उनका ये था, एंड देन बिफोर एंड आफ्टर उनका ये है, एंड देन नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप में ये है, ठीक है। तो इसमें फिर थोड़ी सी और अच्छी रेफरेंसिंग अच्छी आ जाती है। सही है। एंड देन फाइनली वी हैव नेचुरल एक्सपेरिमेंटेशन। ये बेसिकली ये होता है कि जो मैं पहले से लेकर आ रहा था, लंग कैंसर वाला और सिगरेट स्मोकिंग वाला, ठीक है। अब लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग में अपने क्रॉस ओवर कोहॉर्ट वगैरह तो किए, एक्सपेरिमेंट हम लोग उसूलन कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि आप किसी भी बंदे को सिगरेट पिलाओगे एक्सपेरिमेंट में तो ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप उसको हार्म कर रहे हो। सही है। तो नेचुरल एक्सपेरिमेंटेशन में यही होता है कि अगर ऐसा कोई चीज़ है तो फिर नेचर में ही खुद ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि स्मोकर्स ने बंदों को वैसे ही खुद ही ह्यूमैनिटी को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। तो फिर आप उसको वैसे खुद स्टडी कर सकते हो। सही, आपको कुछ करने की नीड नहीं है उसमें। तो ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास हो गई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़।